नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल संडे अपना हो गया है और संडे को साइकोलॉजी का वीडियो दिया था आपको। आज अपन साथियों शुरू कर रहे हैं रीट की हिस्ट्री। रीट में जो हिस्ट्री पूछी जाती है उसको शुरू कर रहे हैं और आज की इस क्लास में यानी कि हड़प्पा संस्कृति वाली इस क्लास के अंदर आपके हड़प्पा संस्कृति लगभग मैं पूरी करवा दूंगा। इसमें जहां से सवाल बनते हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूं और जो मतलब जैसे कि स्पेशली चलिए क्लास में बात करेंगे, बीच में इसमें बताता हूं कैसे क्या है। लेकिन इस क्लास के बाद आपको काफी सारी चीजें याद हो जाने वाली है, काफी सारा कंफ्यूजन जो आपके बीच में चलता है वो हट जाने वाला है। सभी तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे सवाल जो सीधे एग्जाम में यूं के यूं देखने को मिलते हैं वो सभी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं क्योंकि क्लास आज वैसे भी पूरी हड़प्पा संस्कृति को धुआं धुआं करना है तो क्लास थोड़ी सी लंबी होनी लाजमी है। लेकिन ये वैसे देखा जाए हड़प्पा संस्कृति साथियों 4 दिन 5 दिन में मैं क्लास दूं तो कम होती है, लेकिन एक रिवीजन बूस्टर के तौर पे आपका रिवीजन भी हो जाए और काफी सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साथियों, इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसका नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से इसका नाम। अब कई विद्यार्थियों के ये मन में शंका होती है कि सर हड़प्पा कहते हैं बार बार, हड़प्पा नहीं है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ये चीज बताऊंगा मैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो काफी सारा जो आपके बीच में चलता है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने तो एक टाइमलाइन ली है। टाइमलाइन यानी कि सबसे पहले साथियों जो पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो चार्ल्स मैसन को पता चला 1826 के अंदर। ठीक है, सबसे पहला उल्लेख आता है चार्ल्स मैसन का। उसके बाद में ब्रंटन ब्रदर्स यानी कि विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन जो थे उन्होंने क्या किया 1856 में कराची से लाहौर एक रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन का काम चल रहा था। कहां से? कराची से लाहौर। कराची से लाहौर जो रेलवे लाइन का काम चल रहा था उसमें हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटों की खुदाई में जो मतलब ईंटें जो प्राप्त हुई थी उनका प्रयोग वहां पे किया। तो उनकी नजर भी ब्रंटन ब्रदर्स की यहाँ पे पड़ती है, 1856 की बात है। ठीक है, उससे पहले साथियों इस दरमियान देखो 1853 से 56 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का अन्वेषण किया, इसको देखा और इसके ऊपर जो है पूरा, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूं आपको कि भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 के अंदर 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1861 के अंदर। यही भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं बाद में मिटा देंगे, 1902 के अंदर जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। जॉन मार्शल ने पुनर्गठन किया। और आपको पता है जैसे हड़प्पा स्थल की जो खुदाई वगैरह चली थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में, वो उस समय जो है पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। और तत्कालीन ये जो है देख लो यहाँ पे अपने प्रथम महानिदेशक जो थे वो आपके कनिंघम थे। तो कनिंघम ने यहाँ पे इस समय यहाँ पे ये खुदाई वगैरह की 1853 से 56 के उस समय की बात है। ठीक है, इसके बाद साथियों फिर आता है अपने टाइमलाइन में सन 1921। उस समय जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और दयाराम साहनी को जो है वहां पे हड़प्पा की खुदाई के लिए भेजा। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल की खुदाई की सबसे पहला जो खोदा गया स्थल था वो आपके हड़प्पा स्थल ही है। ठीक है, अब विद्यार्थी कहां कंफ्यूज होते हैं? विद्यार्थी ये ध्यान नहीं देते कि खोदा गया और खोजा गया में अंतर है। खोदना और खोजना, उत्खनन करना अलग है। तो कई सारे सवाल ऐसे टेस्ट सीरीज में जैसे आपको मिले भी है कई सारे, तो वहां पे विद्यार्थी की फ्यूज उड़ते हैं, सीधे यॉर्कर बॉल आते ही देखो क्लीन बोल्ड है। ठीक है, उसके बाद में सीधा सर गलत दिया हुआ है, ये ऐसे है, फिर बाद में बता दिया जाता है, फिर वापस क्या, हाँ सर वास्तव में टेस्ट सीरीज में दम है। तो वहां पे ऐसी तो कई सारी चीजें। अब कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर आपकी टेस्ट सीरीज में मतलब बुक से और क्लास से भी कई सारे सवाल ज्यादा उसमें देखने को मिल रहे हैं। अब वो कहां से पढ़े? देखो ऐसा है साथियों कि मैं यदि 5 दिन भी क्लास दूंगा ना तो हड़प्पा की कम पड़ जाएगी। तो इसलिए जैसे ही सवाल मतलब सारे फिर भी मैं कवर करवाना चाहता हूं, बोला ना आपको तुलुगुआ पद्धति से एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। तो टेस्ट सीरीज में आपको भरपूर अभ्यास करवाया गया है, इसीलिए कहा है एक एक टॉपिक को याद करो और एक एक टॉपिक का अभ्यास करो वहां से।
तो उसमें यदि मान लो कहीं भी नहीं भी मिले हैं आपको, लेकिन आंसर तो आपको पता चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां से उनको नोट कर लो। जाता क्या है, हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। तो वहां पे काफी सारे सवाल मिलेंगे ऐसे जो क्लासेस में भी कवर नहीं हो पाते। अब क्लासेस में कवर करें तो 10 दिन हड़प्पा पे ले लो तो भी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ तो देखो थोड़ी सी उस हिसाब से चलती है क्लासेस, आप खुद भी समझते हो इस बात को, ठीक है। चलिए अपन आते हैं वापस इस पे। मार्शल ने इसके बाद में क्या हुआ, देखो सबसे पहले साथियों, क्योंकि सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया, तो इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, हड़प्पा। सबसे पहला ही खोजा गया हड़प्पा, तो हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। तो सबसे पहला नाम जो मिलता है वो मिला हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नाम मिला, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे सिंधु नदी के पास में, सिंधु नदी के आसपास ही ये पूरी विकसित थी, तो सिंधु नदी के आसपास मिलने के कारण क्षेत्र सारे के सारे इसका नाम हो गया सिंधु सभ्यता। फिर क्या नाम हो गया, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अब इस सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख, लिखित उल्लेख सबसे पहले जो मिलता है वो मार्शल ने 1924 में लंदन वीकली नामक समाचार पत्र के अंदर, या फिर इसी समाचार पत्र का नाम है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, इसके अंदर सिंधु सभ्यता इसको कहा गया। यानी सबसे पहला लिखित प्रमाण यदि पूछा जाए तो लंदन वीकली, ठीक है, लंदन वीकली के अंदर सबसे पहला लिखित प्रमाण, और क्या कहा, सिंधु सभ्यता कहा। तो अपन तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, ये अंतर है शब्दों का। कई जने सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन शब्दों का मैं तो ये कहता हूं एक एक अक्षर का महत्व है। यदि आप एक एक अक्षर पे ध्यान नहीं देते हो, चाहे यहाँ टेस्ट दे रहे हो चाहे एग्जाम में ओरिजिनल सवाल कर रहे हो, वहां भी बकरी डब्बे में आ जाएगी। यदि आपने एक एक शब्द को सही से नहीं पढ़ा है ना, वहां पे अपने को ऐसे लगेगा कि 150 में से 150 मेरे सही है। जब आपको ये लगता है तभी तो आप करोगे, वही तो करोगे जो आपको सही लगेगा। लेकिन जब पेपर पूरा होते होते 10 तो वैसे ही गलत लगते हैं, बाहर आते आते 10-20 और गलत हो जाते हैं, फिर कोई भाईडा मिले और दोस्त भी वे और 10-20 गलत करा दे, बिंग बाद में की आवे और फिर बंटा धार हो जाता है। तो यही कारण है कि वहां पे सही तरीके से अटेंड नहीं करते हो। कई सारे ऐसे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन वहां पे जाकर वो कर नहीं पाते। तो इनके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पे साथियों फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, इसे सिंधु सभ्यता कहा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता? कहने का कारण यह था साथियों कि सिंधु नदी को छोड़कर भी इसके स्थल मिलने लगे। अब और भी बहुत सारे मिलने लगे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में मिले हैं। सबसे ज्यादा स्थल तो गुजरात में ही मिले हैं वैसे भी। तो सिंधु नदी को छोड़कर भी स्थल मिलने लगे, घाटियों में भी मिलने लगे, सिंधु की घाटियों में भी। तो फिर इसे कह दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो ये भी है, ये भी ध्यान रखना है। ये एक नगरीय सभ्यता थी साथियों, ये इस तरीके से तो नामकरण हुआ है। अब आप मत कह देना कि सर हड़प्पा सभ्यता नहीं कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब बता दिया आपको क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो ये नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? इसमें और वैदिक काल में मेन अंतर यही है कि ये नगरीय थी और वो वैदिक काल वाली ग्रामीण है। तो ये नगरीय सभ्यता होने के कारण इसे उप संस्कृति भी कहा गया, ठीक है। फिर ये चलिए नॉर्मल से कॉमन से सवाल है। अब देखो, अब आते हैं अपन यहाँ पे, ये तो आ गया आपके नामकरण से संबंधित। अब आते हैं कि इनके निर्माता कौन थे, यानी सिंधु सभ्यता जो वहां पे जनजाति निवास करती थी, ये कहां से आए, कौन इनके निर्माता थे, ये सब बातें आती है। तो सबसे पहले साथियों इसका निर्माता के अंदर 4 मत दिए गए हैं कि 4 जनों के बारे में बताया गया, उल्लेख मिलता है। इसको अपन याद करते हैं एक छोटी सी ट्रिक से, जो ट्रिक है प्रभुमल, ठीक है। प्रभुमल नाम रो कोई आदमी हो, वो एक निर्माता, बस इतो ध्यान रख लीजिए। कौन था? प्रभुमल था, लेकिन प्रभुमल नहीं था। तो प्रभुमल कैसे था, चलिए समझते हैं। प्रभुमल से आपको सबसे पहले ले लेना है साथियों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक मत है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो थे वो इनके निर्माता थे। दूसरा मत है भूमध्य सागरीय, भू से भूमध्य सागरीय, और भूमध्य सागरीय की तुलना ही द्रविड़ से की गई है, ठीक है ना, द्रविड़ से। और ये सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा मान्य भी यही है, ये भूमध्य सागरीय वाला सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा मान्य है, ठीक है। फिर यहां म से लेना है मंगोलाइड,
मंगोलाइड। और इस ल से अल्पाइन लेना है, अल्पाइन, अल्पाइन, ठीक है ना, इसलिए ल लिख दिया अल्पाइन। तो ये क्या है आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार ध्यान में रखना है, इनके निर्माताओं से संबंधित यदि पूछते हैं साथियों तो चार ध्यान में रखना है। एक तो आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक मंगोलाइड, एक भूमध्य सागरीय और एक अल्पाइन, ठीक है ना, ये चार आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये प्रभुमल जो है वो आपके बिल्कुल ही आराम से याद हो जाएगा। अब देखो इन साथियों इनके निर्माता से संबंधित है ना, कुछ विद्वानों के अलग अलग मत पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सीधे सीधे ऐसे बनते हैं, कुछ विद्वानों के अलग अलग मत पूछे जाते हैं कि इनके अनुसार इनके निर्माता कौन थे, ये यहाँ के निवासी कौन थे, ये वाले सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ के निर्माता कह दो चाहे क्या कह दो, निवासी, यहाँ रहने वाले कौन थे, ठीक है। देखो रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार ये आर्य थे। क्या थे? आर्य। याद क्या रखा गुरुजी? और लिखियो किताब में भी मिल जावे, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन याद ऐसे रखना है आर्य। यदि आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूं, आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी बेस्ट है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। अब राम जी और लक्ष्मण जी श्रेष्ठ कोई है कि दुनिया में है? तो बोलो जय श्री राम। और हो गए रामचंद्र और लक्ष्मण चंद्र के अनुसार क्या है? आर्य है। बस तो हाथी कांटो गाड़ दियो, हम थे बोलोला कौन क्या आर्य कौन कहो? राम जी और लक्ष्मण जी कहो, ठीक है। अब देखो गार्डन और गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार सबसे ज्यादा गार्डन चाइल्ड का पूछा जाता है। तो गार्डन चाइल्ड से संबंधित तो कुछ भी नहीं करना है, एक थोड़ा सा ऐसे याद रखना है घासू, ठीक है ना। कभी मारवाड़ी में मतलब यूं कह दिया अगर को फटाफट में काम कर दें तो क्या घासू काटियो, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी घास काट दी, मतलब ऐसे कैसे, तो घासू काटियो। तो गा और सु यानी कि गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन, और सुमेरियन कह दिया है यानी कि क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है, ठीक है ना। सुमेरियन का है यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। अब देखो राखलदास बनर्जी क्या कहता है कि ये द्रविड़ थे, यहाँ पे भी द्रविड़ इनको कहा गया है, और द्रविड़ वाला मत है ना सर्वमान्य है, ये यहां भी बता दिया मैंने आपको। राखलदास बनर्जी साहब क्या कहा? द्रविड़ था, पर अपा याद क्या रखा? राखलदास जी तो कैन चला गया, अध्ययन करा दी अपर है। तो भाई साहब देखो आज की दुनिया में क्रिकेट को बहुत ही चलन है, और क्रिकेट खेलनो और देखनो सभी जाने, ठीक है। और क्रिकेट में वर्तमान में थे देखोला और इंडिया की दीवार द वॉल कहे जाने वाले आप सभी जानते हो राहुल द्रविड़, ठीक है, उनको सभी जानते हो, राहुल द्रविड़। अभी शायद कोच भी यही है। थोड़ा सा मैं आप लोगों की इस बहुत बड़ा शौक है मुझे क्रिकेट का, लेकिन आप लोगों की क्लासेस के चक्कर में न तो आईपीएल देख पाया और न अभी जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज चल रही है वो देख पा रहा हूँ, और जानकारी भी थोड़ी सी फिर होती नहीं है। मेरे दिमाग में जहां तक आ रहा है राहुल द्रविड़ ही है कोच। तो राहुल द्रविड़ से क्या याद रखना? रा से राखलदास बनर्जी और द्रविड़ से द्रविड़, बस रा से राखलदास बनर्जी और द्रविड़ से द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ याद रखोगे, ये आपको याद हो जाएगी। फिर देखो अमलानंद घोष के अनुसार चौथी संस्कृति वाले थे। ये कौन थे? चौथी संस्कृति वाले थे अमलानंद घोष के अनुसार। देखो मारवाड़ के अंदर साथियों, मारवाड़ के अंदर यदि देखा जाए, वैसे यदि खास तौर पे बताऊं ना, मारवाड़ के अंदर जैसे कहीं शादी ब्याह मौत मरकत जो भी होती है तो वहां पे अपने सबसे ज्यादा है ना अमल की मनवार होती है, ठीक है ना। मनवार वह की नहीं, अमल रही मनवार। और समूह ज्यादा, भाई बुरा कोई नहीं माने, पर समूह ज्यादा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, बिश्नोई समाज में बहुत ज्यादा होती है। हमारे समाज में सब जगह होती है, राजपूतों में होती है, सब जगह होती है वैसे, लेकिन बिश्नोई समाज में थोड़ी सी ये मनवार ज्यादा चलती है। तो यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है? अमल। अमल की मनवार कहाँ चलती है? जहाँ संस्कृति सभ्य संस्कृति से संबंधित जो काम आते हैं, जैसे कोई फंक्शन वगैरह है तो उनके संस्कृति सभाएं वबाएं होती है, तो वहां तो अमल की संस्कृति चलती है, ठीक है ना। तो अमल की संस्कृति ऐसे याद रख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये याद रखना है, ठीक है, अमल की चौथी संस्कृति, अमर की चौथी संस्कृति। वैसे अमल की ये बुरी परंपरा है, तो अमल की चौथी संस्कृति भी अपन कह सकते हैं, ऐसे याद हो जाएगी, क्योंकि परंपरा कैसी है? बुरी है, तो अमल की चौथी संस्कृति है, ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि देखो कोई भी नशीला चीज है, नशीली पदार्थ है, तो वो तो बुरी है, ठीक है ना। तो वो ऐसे याद रखने का तरीका ये है। अब देखो फेयर सर्विस, फेयर सर्विस ने इसे कहा कि ग्रामीण संस्कृति है। ये तो क्या है? ग्रामीण संस्कृति है। देखो एक तो होता है शहरों का माहौल और एक होता है गांवों का माहौल, ठीक है ना। एक तो मतलब आर्टिफिशियल हवा, ये एसी वगैरह ये देते हैं,
और एक मतलब नेचुरल हवा चलती है, छत पर सोते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यानी कि जो ग्रामीण जो परिवेश है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही फेयर सर्विस है। जो प्रकृति की सर्विस है वो बिल्कुल भी फेयर है, बाकी तो आर्टिफिशियल है सारी सारी। तो ग्रामीण, ठीक है ना, फेयर सर्विस कौन सी है? ग्रामीण वाली जो सर्विस है वो बिल्कुल फेयर है बेटा। बाकी कोई भी, बाकी सब है ना मोह माया है। सर्विस तो सर्विस, ग्रामीण सर्विस, ठीक है, याद हो गया है आपको, है ना। ये सारी चीज भले आप 10 बार पढ़ लो इसको, लेकिन एक दो अंदर घुसते हैं। इसके बाद में क्या है, अब आपके एक दो अंदर नहीं घुसेंगे। जैसे सवाल आप अटेंड करके देख लेना, अब अभ्यास आप वैसे भी कर ही रहे हो, तब देख लेना सवाल अटेंड करके कि गुरुजी वास्तव में कांटो कार्डियो है या खाली केवे केवे। ठीक है, आज की क्लास में साथियों बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है ना, बहुत कुछ। हड़प्पा लगभग पूरी अपन कवर कर देंगे। अब देखो इसकी विस्तार की बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है, यदि देखा जाए साथियों, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। पूछा भी जाता है ना, तो त्रिभुजाकार आपको करके आना है कि ये किस तरीके से फैली हुई है, ये त्रिभुजाकार में फैली हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका सबसे उत्तरी, अब ये उत्तरी है ना, यहाँ पे भारत के अंदर है, ये है ना भारत में सबसे उत्तरी। टेस्ट के अंदर ऐसे सवाल में बहुत सारे बच्चे गच्चा खाए हैं। क्यों खाए हैं? इसमें पूछ लिया कि हड़प्पा संस्कृति का सुदूर उत्तरी छोर कौन सा है, उसमें ऑप्शन मांडा भी था, उसमें ऑप्शन मुंडीगाग और सोरतगुई भी था। मुंडीगाग और सोरतगुई जो है वो अफगानिस्तान के स्थल है, और सुदूर उत्तरी पूछा जाए, सुदूर का मतलब ठेठ, ठीक है, मारवाड़ी में कहवे जिको ठेठ ऊपर लो, सुदूर उत्तरी ठेठ ऊपर लो क्यों है कि मुंडीगाग और सोरतगुई है। अब कई जना बेटा क्लीन बोल्ड बोला पर कहीं करेंगे तो क्या गुरुजी खरा खोटो दियोड़ो, अरे खोटो नहीं दियोड़ो, अपार वो दायरो बढ़ानो है कुल मिला, ठीक है। तो सुदूर पूछा जाए तब तो आपके आ जाएगा मुंडीगाग और सोरतगुई, और भारत के अंदर उत्तरी पूछा जाता है तो मांडा है। अब ये सवाल यदि क्लियर नहीं किया होना बताकर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं 80% लड़के गलत करके आएंगे, मांडा को आंख बंद करके आएंगे यदि सवाल को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। ढंग से पढ़ना है सवाल, ठीक है। सवाल कई बार ऑप्शन पे भी निर्भर होता है, सवाल बिल्कुल ढंग से पढ़ना है। और मैं हकीकत बता रहा हूं कि ये टेस्ट के अंदर जो वो सवाल आया है उसके अंदर भी 80% लड़कों ने गलत किया है। और अब देखेंगे वापस उसको, ठीक है ना, जैसे मैं क्लास लूंगा ना उसके बाद वापस देखेंगे कि हाँ यार वास्तव में तबीयत को सवाल दिए हो रहे, अपन फोटो करियो ना, अपर दिमाग में वही हो गई, ये गलती से टाइप हो गया है, इसको सही नहीं किया गया है, यूं मानसिकता बना ले करे, ठीक है ना। तो मांडा का है, अखनूर जिले के अंदर है, जम्मू कश्मीर के, और ये चिनाब नदी के किनारे, इनमें नदियां भी ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत का उत्तरी छोर है मांडा से लकड़ियां बहुत मंगाते थे, ठीक है ना, हड़प्पा वाले मांडा से लकड़ियां बहुत मंगा, देवदार की लकड़ी वगैरह, ताबूत इसके देवदार की लकड़ियों के मिलते थे। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं इसमें से, इतने प्रश्न बनते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब देखो सूतका गैंडोर, इसका पश्चिमी छोर जो है वो है आपके सूतका गैंडोर, जो पाकिस्तान के अंदर है और दास्क नदी के किनारे। नदी ध्यान रखना, दो स्थल एक जैसे हैं, ठीक है ना। एक तो है आपके सूतका गैंडोर, नाम में सुनने में देखना, एक तो है सूतका गैंडोर और एक है सूतका को। सूतका को जो है वो सादीकोर नदी के किनारे है, और सूतका गैंडोर है दास्क नदी के किनारे। हाँ भैया ध्यान नहीं दोगे ना तो राम और श्याम में एक कर दोगे ना, राम और श्याम अलग अलग है, ठीक है ना, सीता और गीता अलग अलग है, ठीक। इसके बाद में देखो दक्षिणी में याद करनी, मतलब बिल्कुल ही तो आसान है दक्षिणी याद कर लो कि दक्षिणी में द से दक्षिणी और द से दैमाबाद के वाह गुरुजी जीवता रो जग में और कांटो नहीं भागे पग में। देखो दक्षिणी द से दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे है, नदियां जरूर याद करनी, ठीक है, नदियां जरूर याद करनी, प्रवरा नदी के किनारे है, द से दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। और पूर्वी जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी के अंदर है। तो चारों स्थल जो है आपको बता दिए हैं व्यवस्थित तरीके से, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। अब इनके विस्तार की बात करते हैं साथियों। उत्तर से दक्षिणी विस्तार यदि देखा जाए, उत्तर से दक्षिणी विस्तार देखा जाए साथियों तो 1100 किलोमीटर अपने उत्तर से दक्षिणी है, और पूर्व से पश्चिमी विस्तार की बात करें तो 1600 किलोमीटर, यानी कि 1100 इंटू 1600 वैसे कर सकते हो, लेकिन क्षेत्रफल ऐसे सीधी दूरी बताइए ये तो, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा क्षेत्रफल यदि देखेंगे तो बढ़ेगा। क्षेत्रफल जो है इसका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैली हुई पूरी जो है हड़प्पा संस्कृति वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है।
मैं हकीकत कह रहा हूं, इस क्लास की अहमियत आपको तब समझ में, ये जो है मतलब लाखों लोगों द्वारा देखे जाने वाली क्लास बनेगी भविष्य के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पूरा निचोड़ लगभग आ गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी, अब जैसे क्रैश कोर्स की जो पहली क्लास थी वो लगभग 1 लाख विद्यार्थी देख चुके हैं, ठीक है ना। अभी ये 6ठी क्लास है, लगातार विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं, तो इनको हल्के में मत लाना। कई जना के गुरुजी मेरे पास टाइम कौन, मैं बात रेवण दो, चलो कोई नहीं, अभी अपने बीच में और रह जाएगी। त्रिभुजाकार आकृति, भाई बनना भी तो आपको ही टीचर है, गुरुजी बनना कौन है, गुरुजी बनी बड़ा है। त्रिभुजाकार आकृति है इसकी, ठीक है। काल निर्धारण साथियों देखा जाए तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी के अनुसार अलग पूछेंगे, रोमिला थापर के अनुसार अलग पूछेंगे, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार अलग पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे जब समय कम है तो आप इतने सारे, मेरा मानना है, याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एक लमसम याद करके चलें। यहाँ पे थोड़ी देखो याद कर सकते हो आप, दूसरा तो बढ़िया बात है, लेकिन जो सर्वमान्य है उसको याद करके चलें। लमसम काल दिमाग में रहेगा ना तो काफी सारी चीजें इजी हो जाएगी। तो काल निर्धारण का एक सर्वमान्य अपना लेकर चलते हैं जो C14 विधि द्वारा है। ये किसके द्वारा है? C14 द्वारा। कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है, ये विलियर्ड लिब्बी द्वारा दी गई थी। और C14 जो रेडियो कार्बन विधि द्वारा बताया गया है वो 2350 से 1750 तक, 2300 से 1750 भी आप मान सकते हो, ये इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया, ठीक है। देखो हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल साथियों गुजरात के अंदर है, सर्वाधिक स्थल गुजरात के अंदर है। पहले तो देखो पूरा भारत के अंदर आया, विभाजन होने के बाद में कुछ स्थल चले गए पाकिस्तान में और कुछ रह गए भारत के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है, ठीक है। ऋग्वेद काल में साथियों इसे हरियूपिया कहा जाता था। ये शब्द आपको व्यवस्थित याद करना है। जैसे ऋग्वेद काल में हरियूपिया कहते थे, मेसोपोटामिया वाले थे ना वो मेलुआ कहते थे, यहाँ पे हरियूपिया कहा गया है। ऋग्वेद का नाम आते ही अपने मतलब दिमाग में देखो, मेरे तो जो आता है वो ये है कि वेदों का नाम आया है तो या तो कोई बढ़िया से ऋषि महाराज दिमाग में आएंगे या भगवान दिमाग में आएंगे या मतलब बिल्कुल सात्विक धार्मिक भावनाएं दिमाग में आएगी। तो हरि के भजन से संबंधित मतलब भावना आ जाती है, तो हरियूपिया कहा गया है ऋग्वेद काल में हड़प्पा संस्कृति को, ठीक है साथियों। हरि से संबंधित है हरियूपिया, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा का और हड़प्पा सबसे पहला खोदा गया है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा भाई कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी। अब देखो अपने है ना पिगट लिखते हैं ना, पिगट बिल्कुल याद तो आपको मतलब तरीके से ऐसे करो भूलो ही नहीं। पिगट में दो जुड़वा भाई तो देखो यही तो आ गए ना, दो जुड़वा भाई तो इधर ही आ गए, पिगट के अंदर ही आ गए। कहीं समस्या कहीं आनी तो नहीं है ना कि पिगट महोदय कहो, कौन कहो कि स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। पिगट महोदय कहो, पिगट महोदय में यूं भी भाई दिवड़ा है, दो अदा ग और ग दोनों भाई दिए हुए, तो जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। चले आगे, काफी सारी चीजें आपके हाथों हाथ क्लियर हो जाएगी। कई विद्यार्थी कहते हैं सर मैराथन क्लास लगाओ। देखो मैराथन क्लास ऐसा है कि मैं 8 घंटे आपको पढ़ाऊंगा ना, सिर्फ और सिर्फ मैं जो बताऊंगा वो आपको देखना है। इससे अच्छा मैं मतलब एक ये समझ के चलो कि 3 घंटे की क्लास को आपको 1 घंटे 45 मिनट में दे रहा हूं। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि मैराथन के अंदर फिर मैं समय खींचने की करूंगा, ठीक है ना, कि कैसे करके 8 घंटे निकले या 6 घंटे निकले, अपनी लंबी क्लास देंगे बढ़िया ऐसे। देखो समय आपका व्यर्थ होना है, मेरा कुछ भी नहीं जाना है, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, ठीक है। फिर मुझे मत कहना दोस्त, मतलब जितना सेल्फ पढ़ लोगे ना अब और जितनी प्रैक्टिस करते हो सेल्फ पढ़ते हो वो बढ़िया है। बाकी जो मैराथन क्लास दे रहे हैं ऐसा नहीं है वो गलत कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वो उनका कार्य बिल्कुल। मैराथन देनी भी कोई खाने का काम थोड़ी, 8-8 घंटे खड़े रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो उनका कार्य कर रहे हैं, वो उनके समर्पण है उनका पूरा। लेकिन आपको क्या करना है, आपके लिए क्या अनुकूल, आपके लिए क्या उचित है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं साथियों, यहाँ पे यहाँ ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। फिर बात कहूंगा कि वापस यहाँ पे बहुत सारे बोल्ड हुए थे टेस्ट सीरीज के अंदर, अब यहाँ पे समझना इस चीज को, यदि समझ गए तो बेड़ा पार है। हड़प्पा की बड़ी संरचनाओं का अवरोही क्रम। सबसे पहली बात, अवरोही किसे कहते हैं? अवरोही और आरोही में जो कंफ्यूजन होता है वापस एक बार दूर करने की कोशिश करता हूं। अवरोही क्या है? अवरोही और आरोही कंफ्यूजन होता है कि बड़े से छोटा कौन सा है, छोटे से बड़ा कौन सा है। अवरोही के अंदर अक्षर गिनो 1 2 3 4। अवरोही के अंदर अक्षर कितने? 1 2 3 4।
तो आरोही और अवरोही में बड़ा कौन सा है? अवरोही नाम बड़ा है, नाम, ठीक है ना। तो बड़े से छोटे में आएगा अवरोही क्रम, छोटे से बड़े में आएगा आरोही क्रम। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं साथियों अवरोही क्रम की, ठीक है, अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पे बड़े से छोटे की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रम दिया है साथियों मैंने आपको कि हड़प्पा के अंदर जितनी बड़ी बड़ी इमारतें मिली है उनका क्रम क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है, फिर छोटी कौन सी, फिर छोटी कौन सी है। और बहुत सारा कंफ्यूजन आपके होता है, मैं एक ही स्लाइड पे आपको सारी चीज दे रहा हूं, ठीक है। एक विद्यार्थी ने पता नहीं कुछ समय पहले कहा था कि सर आपने कहीं इसलिए तो शुरू नहीं किया पढ़ाना फ्री में कि आप कहीं किताबें वगैरह दे सको। मेरी क्लासेस की गुणवत्ता आप कभी भी उठा के देख लेना, किताबों का अलग महत्व है, क्लासेस का अलग महत्व है, टेस्ट सीरीज का अलग महत्व है, सारी कभी भी उठाकर देख लेना, आपको गुणवत्ता कभी भी कम नहीं मिलेगी। जब करना है काम तो दिल से करो, किसी को दिखाने के लिए मैं करता नहीं हूँ, औपचारिकता में विश्वास करता ही नहीं। ये जो व्हाट्सएप माते जो मैसेज भेजना हाय हेलो वगैरह, इसमें तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता हूँ। हाय 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 क्या हाय हाय हाय, आजकल 65 साल का कोई बुजुर्ग भी किसी को नंबर सेव करा दे और फिर कहे कि मुझे हाय भेजना। अरे क्या हाय हाय करना है, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कुछ ये भिजवा दो। जब भिजवाना है मुझे हाय भेजना, मुझे हाय भेजना, अरे हाय हाय ही हो जाएगा। फिर ये अंग्रेज देकर गए तुमने पकड़ ली, हाय हाय हाय। फॉर्मेलिटी में पढ़ो ही मत, कभी भी करना है दिल से करो, मत करो ही मत, ठीक है ना। लोथल का गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड पत्तन है, बंदरगाह है मतलब कहने का, ठीक है ना। तो लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी, पूरे हड़प्पा की बात हो रही है, यानी कि पूरे हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं जहां जहां यहाँ हड़प्पा शब्द बोलूंगा ध्यान रखना, पूरी सिंधु संस्कृति के बारे में बोल रहा हूँ, पूरी सिंधु संस्कृति की बात हो रही है। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा है, हड़प्पा का अन्नागार, उसके बाद में यहाँ पे स्पेशली हड़प्पा स्थल है, ठीक है ना, ये हड़प्पा स्थल की बात है। फिर हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, इसके बाद में पहले कौन सा खोजा था, कि पहले हड़प्पा खोजा था, हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो अन्नागार के अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हड़प्पा का अन्नागार फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, इसके बाद में फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अब मुझे ये बताना कि इंसान को जीने के लिए खाना जरूरी है या नहाना जरूरी है? कि गुरुजी खाना जरूरी है, तो खाना जरूरी है तो अन्नागार पहले आएगा, नहाना जरूरी नहीं है, स्नानागार बाद में आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद रखा जाता है, जब कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखो, नहीं तो परंपरागत तरीको है ना, वो तो किन्हें भी बाप रो नहीं है, तो यूं भी परंपरागत तो याद कर ही सको, ठीक है। बाकी यूं याद नहीं रहे, गोदीबाड़ा तो है, चलिए सबसे पहला। फिर हड़प्पा पहले खोजा गया, हड़प्पा का अन्नागार, फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, फिर स्नानागार। अन्नागार पहले है, ये याद रखने के लिए, ध्यान रखना कि जिंदगी में जीने के लिए खाना जरूरी है, नहाना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया। अब देखो लोथल का गोदीबाड़ा, फिर वापस क्लियर कर रहा हूं यहाँ, लोथल का गोदीबाड़ा जो है वो 214 इंटू 36 मीटर इसकी साइज है, ठीक है, 214 इंटू 36 मीटर। अब यानी जहाजें आती थी, रुकती थी, करती थी, बंदरगाह है पूरा, सबसे बड़ा स्थल ये है, यहाँ मीटर की बात है, ठीक है। अब हड़प्पा का अन्नागार जो है साथियों 20 बाई 50 के फीट में यदि बात करें, आजकल सामान्य तो जो प्लॉट की साइज या घरों की साइज देखें 20 बाई 50 होती है, तो 20 बाई 50 के 6 की 2 पंक्तियां थी, यानी कि 12 कक्ष थे। कितने थे? 12 कक्ष थे। यहाँ पे फीट जरूर है लेकिन 12 कक्ष थे 6 के, तो अन्नागार देख लो कितना बड़ा होगा, है, समझ लो कितना बड़ा अन्नागार होगा, है कि नहीं बड़ा स्थल। इसके बाद में बात आती है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, तो यहाँ पे देखो 45.71 इंटू 15.23 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पे मीटर है वापस, लेकिन फिर भी ये इससे तो छोटा ही है, इनके पूरे 6 और 6 12 की पंक्ति मिलाओगे तो इसके बाद में इससे तो ये छोटा ही है। तो 45.71 इंटू 15.23 मीटर जो है इसकी साइज है। इसके बाद में साथियों मोहनजोदड़ो के स्नानागार का नंबर आता है जो 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट गहराई है इसकी, और 39 फीट जो है लंबाई और 23 फीट चौड़ाई है, तो ये वापस फीट में है, ठीक है। अब ये देख लो कि इनका क्रम बिल्कुल आपके आया कि नहीं आया, बिल्कुल, और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सारी जो है बिल्कुल सार है एकदम, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपको याद करना है ये कि ये है इनका क्रम। अब कैसे प्रश्न बनता, प्रश्न में पूछ ले कि हड़प्पा की सबसे बड़ा संरचना, हड़प्पा की सबसे बड़ी संरचना तो गोदीबाड़ा, यदि ये पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना, तो देखो मोहनजोदड़ो का अन्नागार भी पढ़ा अपने, स्नानागार भी पढ़ा है,
यदि पूछे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना, तब आपके आ जाएगा ये, ठीक है ना, अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और स्नानागार बाद में आएगा। अब स्नानागार को है ना मार्शल ने विश्व का आश्चर्य बताया। आश्चर्य क्यों बताया? क्यों उस समय देखो स्विमिंग पूल, ऐसे तो ये धार्मिक कार्य के लिए बनाया गया था, और वैसे यदि बात करें स्विमिंग पूल टाइम स्विमिंग पूल है, अभी टाइम में भी क्या स्विमिंग पूल हो तो आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो ये फिर मार्शल ने इसको बताया अपने विश्व का आश्चर्य, ठीक है ना, अजूबा बताया। और एक जो है ये चलिए ये ध्यान रख लेना, आपके बड़े से छोटे वाला क्रम याद रह जाएगा, काफी सारी चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। अब ऐसे ही प्रश्न जो आपको टेस्ट सीरीज में दिए गए तो उसके बाद में कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हुए कि सर ये ऐसे वैसे, यहाँ पे उसकी तो गुणवत्ता देखो, आपकी गुणवत्ता कैसी है, कितना एफर्ट है, और कितने प्रश्न कैसे करवाए गए हैं। बाकी फिर देखो कि आप लोगों का क्या नजरिया है वो मैं नहीं कह सकता, हमारा जो नजरिया है उस तरीके से हमने अभ्यास करवाने की सोची है, ठीक है ना। अब देखो नगर नियोजन की साथियों बात करें तो यहाँ की हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो नगर नियोजन और जल निकासी, सबसे बड़ी, बहुत बेहतरीन तरीके से नगर जो है बसाए हुए थे, समकोण पर काटती हुई सड़कें, घरों के जो है मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर न खुल के बैक गैलरी में खुलते थे, इससे यह लगता था कि स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है। नहीं देखो गाड़ियां चले धूड़ो उड़े, ठीक है, डायरेक्ट धूड़ो में आवे और पस बीमार हुए, अस्थमा एलर्जी फैलर्जी ये सब, ठीक, और मिट्टी अंदर आएगी नहीं। वहां मेन सड़क पे तो रोशनदान वगैरह वो छोड़ते थे, और मुख्य जो है पीछे बच्चों की भी रिस्क नहीं, बच्चे बाहर निकल जाए एकदम तो भी कोई गाड़ी घोड़ा आवे तो कोई रिस्क नहीं, मतलब कितने दिमाग से बनाए गए काम, मतलब बहुत बढ़िया किया था। अब यहाँ पे जो मुख्य सड़क होती थी साथियों उसे प्रथम सड़क कहा जाता था, जो मुख्य सड़क होती थी उसे प्रथम सड़क कहा जाता था, और मुख्य जो चौराहा होता था उसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी नॉर्मल सवाल है, ठीक। और सड़कें जो ज्यादातर है वो कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी ज्यादातर, ठीक है ना, अब डमर तो हो कौन भी टाइम, ठीक है ना। नालियां ढकी हुई होती थी, कितने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग थे, नालियां ढकी हुई होती थी, मच्छर कोई ज्यादा मतलब वो तो प्रभावित ज्यादा नहीं करें, नालियों का पानी भी फिर बाद में एक बड़े से वो खड्डे में जाकर गिरता था वगैरह, बहुत मतलब तरीके से बनाया गया था। भवन और नालियां साथियों पक्की ईंटों की बनी होती थी, ठीक है ना, अब वो कच्ची की बनाएंगे तो पानी अंदर रिसेगा, तो ये पक्की ईंटों की होती थी। हालांकि कच्ची ईंटों की भी मिली है, तो अपने कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों के मिले, ठीक है ना, नालियां और भवन जो है कच्ची ईंटों के मिले हैं। एक आप ध्यान रखना, कालीबंगा और बनवाली, बनवाली कहता हूं मैं, बनावली, मेरे बोलने का तरीका वही हो गया है, आप उसको सही समझ लेना, ठीक है। कालीबंगा और बनावली जो है वो प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है, दो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख लो इसको पहले। हड़प्पा और बनवाली जो है वो प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है, और रंगपुर और रोजड़ी जो है वो उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है, ये साथ साथ में लिख लो, ठीक है। वैसे वन लाइनर में ऐड किया है लेकिन वन लाइनर लेट हो चुकी है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्या बताऊं अब मैं आपको, बहुत सारे कारण है, परिस्थितियां देखो वास्तव में परीक्षा लेती है बराबर, या विद्यार्थियों के लिए कोई काम किया जाए दिल से किया जाए तो ईश्वर पूरी परीक्षा लेता है, बस इससे ज्यादा मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट लेट हो चुका है, इसको तो देना था लगभग 10-15 दिन पहले देना था, लेकिन मजबूरियां और ईश्वर पूरी तरीके से परीक्षा ले रहा है जो बताने लायक नहीं है। चलिए जब भी होगा मैं बता दूंगा कैसे आएगा, कब आएगा, कितना, क्योंकि अभी थोड़ी सी विसंगतियां चल रही है, उन्हें जल्दी दूर किया जाएगा। चलिए, कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों के मिले हैं, और जो मैंने बताई है वो लिख लेना, रंगपुर और रोजड़ी उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल है, और अपने हड़प्पा और बनावली जो है वो प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। ईंटें जो मिली है साथियों वो 4:2:1 के अनुपात में मिली है, ठीक है, और सबसे बड़ी ईंट मिली है मोहनजोदड़ो से, तो बड़ा स्थल है तो बड़ी ईंट मिली, ठीक है, याद रखने का तरीका। अलंकृत ईंटें मिली है कालीबंगा से, ये पूछा जाता है प्रश्न, अलंकृत ईंटें कहां से मिली, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अलंकृत ईंटें मिली है कालीबंगा से। यदि वक्राकार ईंटें पूछे तो चंदूदड़ो से मिली है, ठीक है, वक्राकार ईंटें चंदूदड़ो से, दो बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मैं आलसी हूं, बोर्ड माते लिखिया कम करो, इन वास्ते बोल दिया करो, ठीक है। वक्राकार ईंटें चंदूदड़ो से मिली है और अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिली है, ठीक है, लिख दियो थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह 6 मुख्य बंदरगाह ये पूछे जाते हैं, और इसकी ट्रिक है लो रंग प्रभा बाला को सुसु आया, लो रंग प्रभा बाला को सुसु आया। अब है ट्रिक है, बना दी, बता नहीं पड़े तो गुरुजी अड़ी केड़ी बनाई और बना दी भी के करा, ठीक है।
लो रंग प्रभा वाला को सुसवाया। ठीक है भाई साहब, आप बताते हैं इसको लोथल। ठीक है, लोथल। रंगपुर गुजरात वाला। प्रभास पाटन, प्रभास पाटन। एक लाइन और लिखो, चलो एक लाइन और लिखो कि रंगपुर और प्रभास पाटन को सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहा जाता था। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत सारी, अब देखो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं तो ये समझ लो कि मैंने एक फिल्टर लगा रखा है कि सारी चीजें नहीं बताऊं आपको, मतलब बाहर नहीं आए, क्योंकि वो फिर बहुत अति हो जाएगी। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आपके स्तर को मेंटेन करके चलो, तो वो फिल्टर लगा रखा है, उसमें से जो बाहर आ रही है छानी हुई चीजें, मक्खन आ रहा है, वो मक्खन को ही खाओ आप सीधा। ठीक है ना। प्रभास पाटन, बालाकोट, बालाकोट, सूतका गैंडोर, सूतका गैंडोर, सूतका को। ये 6 मुख्य बंदरगाह थे आपके, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए ये 6 मुख्य बंदरगाह थे जिनको याद रखना है, इसके अलावा बंदरगाह नहीं थे। ठीक है ना। अब आपके बात करते हैं साथियों, ये स्केल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, स्केल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी छोटी सी एक ट्रिक बनाई, सीमो हालो। क्या करना, सीमो हालो, सीधो हालो नहीं, सीमो हालो। क्या हालो, सीधो, सीमो हालो। देखो सीमो हालो से ये लेना है कि सीप का स्केल, ठीक है, सीप का स्केल मोहनजोदड़ो, मोहन लिख देना। ठीक है, हालो यानी कि हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल। ये है आपके लोथल, ये है आपके लोथल। देखो सब जगह से अग्नि परीक्षा चलती है, लाइटें भी अग्नि परीक्षा लेती है। अब ये पैनल गर्म होगा, लाइटें गर्म जा रखी है। चलिए ये ध्यान रखना, हाथी दांत का स्केल लोथल और सीप का स्केल मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, सीमो हालो, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है ना। मुहरे, फिर मुहरे। देखो विद्यार्थी काफी सारे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि मोहरे कह दिया वो सिक्के समझने लगते हैं। अरे सिक्के नहीं है, मोहरे, मोहरे स्टाम्प। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस में काम में नहीं लेवे गए स्टाम्प, वो मोहरे है। ठीक है ना, और सिक्के नहीं है, ये मोहरे है। मोहरे अलग होती है, सिक्के अलग होती है। ठीक है ना, तो मोहरे, सर्वाधिक मोहरे जो है साथियों वर्गाकार मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लेना इसको। ठीक है, सर्वाधिक मोहरे वर्गाकार होती है। इसके बाद में सर्वाधिक मोहरे मिली कहां से है, मोहनजोदड़ो से। ज्यादा की बात आती है और आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो ये सबसे बड़ी ईंट वगैरह, तो आप मोहनजोदड़ो पे रिस्क ले सकते हो। ठीक है ना, वैसे पढ़ के जाना, ज्यादा तुक्के नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी रिस्क जब लेनी है तो फिर यहाँ पे ले सकते हो। मोहरे सेल खड़ी की मिली है, सेल खड़ी को स्टेटाइट भी कहा जाता है। ठीक है, मोहरे सेल खड़ी की मिली है या फिर पत्थरों की भी बनी मिली है। ठीक है, लोथल और देसलपुर से साथियों तांबे की मोहरे प्राप्त हुई है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरे भी प्राप्त हुई है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, बाकी ज्यादातर सेल खड़ी की ही मिली है मोहरे। ठीक है, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र के मतलब सर्वाधिक चित्रांकन या चिन्ह जो मिले हैं ना, ये पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा तो पीपल, और पीपल को वैसे ही इनके पवित्र वृक्ष मानते थे, यहाँ पे पवित्र वृक्ष माना गया। बिना कुबड़ का बैल और एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी यानी यहाँ पे यूनिकॉर्न कहते हैं उसको, यहाँ आगे की तरफ एक सिंग वाला पशु। ठीक है ना, तो एक श्रृंगी पशु भी यहां से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 मिनट के लिए आपको तकलीफ दूंगा मैं, 2 मिनट इंतजार करें, थोड़ी सी मेरे भी सांस आ जाएगी वापस, और पैनल हीट नहीं करेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कितना सब कुछ करना पड़ता है, आप सोचते हो, कई जने सोचते हैं कि हैं क्लास लेनी, ये स्लाइडें बनाने में 4-4 घंटे चले जाते हैं। बोलो, चलिए लिपि साथियों, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वो सभी दे रहा हूं मैं आपको। आज स्थल नहीं करवाऊंगा, स्थल आप पढ़ लेना, क्योंकि वो या तो सार नहीं बताओ या फिर स्थल कौन से स्थल से क्या मिला है ये पूछा जाता है। तो आपके जिसके पास जो भी किताब है सभी के अंदर दे रखे हैं स्थल आप पढ़ सकते हो। यदि आप कहोगे कि नहीं मैं ही पढ़ाऊं तो मुझे तो क्या एक क्लास और देनी है, कल दे भी दूंगा, तो बता देना कमेंट करके यदि आवश्यकता हो। नहीं तो फिर अपन कल पढ़ेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता, एक दिन ऋग्वैदिक में जाएगा, एक दिन उत्तर वैदिक में जाएगा।
ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। फिर अब देखो लिपि, लिपि जो थी साथियों भाव चित्रात्मक थी, ठीक है ना, चित्र ज्यादा देखने को मिले हैं, इसको इस लिपि को पिक्टोग्राफिक कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना। ये इसकी जो विधि थी वो पृष्ठोपेदन विधि थी। पृष्ठोपेदन विधि कैसे होती है? पृष्ठोपेदन यानी कि सर्पिलाकार, कैसी होती है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार से मतलब है साथियों, ये देखो ये जो लिपि थी ना एक दाई से बाई और चलती थी वैसे, तो सर्पिलाकार से मतलब पहली पंक्ति दाई से बाई, फिर बाई से दाई, फिर दाई से बाई, फिर बाई से दाई, इस तरीके से चलती थी, ठीक है ना। तो ये पृष्ठोपेदन विधि थी, ठीक है। तो ये तो लिपि है, ये इसकी विधि है। कई जनों के कंफ्यूजन रहता है, ये है इसकी लिपि और ये इस लिपि की विधि है, ठीक है ना। इसमें कम से कम साथियों 250 से 400 450 तक चित्राक्षर मिले, चित्र मिले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा चिन्ह जो मिले हैं वो मछली के मिले हैं। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखोगे आप। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास जो है वेडन महोदय ने किया था, एल ए वेडन ने 1925 के अंदर। इंपॉर्टेंट सवाल है, सामान्य तो छोड़ने ही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से आते हैं जो सीधे सीधे मिलते हैं। फिर मैं या मेरे जैसे कोई विद्वान साथी आपको बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी क्लास में से, हमारी टेस्ट सीरीज में से, हमारी पुस्तक में से सवाल आया, देखो ये इतने इतने सवाल आए। कहते कि नहीं कहते? हकीकत बात है, देखो जो होती है वो बताता हूं मैं, तो सीधी सीधी बात है आपको। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, सामान्य इंसान हूं मैं, कुछ वो नहीं हूँ, तोप नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये सामान्य है, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी चाहिए। फिर बाद में ये कि ये सवाल देखने को मिलते हैं। अब आते हैं साथियों प्रशासन यहाँ कैसा था, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ मैं एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको प्रशासन से संबंधित, वो ट्रिक है हट जा एसपी मैं शासक हूं। भाई एसपी कोई एसपी यानी कि देखो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी यानी कहते बड़ी बात होगी, एसपी साहब खड़ा है और एक दोनों आगे राजा साहब है कि हट जा एसपी मैं शासक हूं, हट जा एसपी मैं शासक हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद करना है साथियों, हट जा से मतलब है हंटर, हंटर और हिलर, जहां हंटर आता है ज्यादातर हिलर को लेके गया है, ठीक है ना। हंटर और हिलर ने कहा है जनतंत्रात्मक शासन था। कैसा शासन था? जनतंत्रात्मक। एसपी का मतलब है स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि यहाँ पे पुरोहितों का शासन था। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है यहाँ पुरोहितों का शासन था। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है पुरोहितों का शासन था, ठीक है। मैं यानी कि मैके ने कहा है कि यहाँ पे शासक या राजा हुआ करते थे। क्या? शासक या राजा हुआ करते थे। तो ये जनतंत्रात्मक, तो ये राजतंत्रात्मक। तो शासक, राजा या राजतंत्रात्मक कह दे तो फिर आपके ये है, याद रह जाएगी। इनू आसान या इनू ज्यादा मैं नहीं कर सकूं, मेरा सामर्थ्य आप ही तो ही है, ज्यादा हो तो ज्यादा कर दे दो। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हड़प्पा और धर्म, यदि सीधा सीधा प्रश्न साथियों पूछा जाए ना आपको कि हड़प्पा संस्कृति ने भारत को क्या दिया, तो भारत को धर्म दिया है। हड़प्पा संस्कृति ने भारत को धर्म दिया है और वैदिक संस्कृति ने यज्ञ दिए हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा सवाल देखो, धर्म यहाँ पे है अपने, यहाँ पे मात्र सत्तात्मक, ये मात्र सत्तात्मक थे, वो वैदिक सभ्यता वाले पितृ सत्तात्मक थे, यानी कि ये मात्र शक्ति की पूजा करते थे। यहाँ पे मात्र शक्ति की पूजा हुआ करती थी, ठीक है ना, मात्र देवी की पूजा की जाती थी। और इस मात्र देवी को ही मार्शल ने क्या कहा? पृथ्वी देवी कहा। मार्शल ने इसे क्या कहा है? पृथ्वी देवी का है, मात्र सत्तात्मक, ठीक है। योगी पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है योग मुद्रा में, उसे संभवतः पशुपति शिव माना गया है, ठीक है ना। अपने पुजारी योगी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। पवित्र पेड़ साथियों माना गया है पीपल को, आज भी मानते हैं अपन, जल चढ़ाते हैं, याद हो जाएगा आराम। बावड़ी यार नहीं चढ़ाओ ना, बावड़ी तो याद करना ही कौन है? पीपल ही, ठीक है, ओके। पवित्र पक्षी माना गया है बतख या फाख्ता, मोर का भी महत्व था, मोर का भी महत्व था, लेकिन यहाँ पे बतख या फाख्ता माना गया क्योंकि चिन्ह बहुत ज्यादा मिले हैं, ठीक है ना। ये पवित्र पशु वृषभ, वृषभ के भी बहुत मिले हैं, तो पवित्र पशु वृषभ माना गया है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले, देखो धर्म दिया है लेकिन मंदिर नहीं दिया, धर्म दिया है हड़प्पा संस्कृति ने, मंदिर नहीं दिया, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न बनते हैं काफी सारे, तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले। स्वास्तिक, चक्र और सूर्य पूजा के अवशेष जरूर मिले, यानी कि धर्म भी दिया, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी हड़प्पा दिया, तो स्वास्तिक, अपने चक्र और सूर्य पूजा के अवशेष मिलते हैं। तो धर्म के अंदर थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी। फिर आते हैं साथियों आर्थिक जीवन पे, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। तो अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा यदि देखा जाए अर्थव्यवस्था, तो इनकी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो चलती थी वो कृषि पे,
कृषि के बाद में पशुपालन और उसके बाद में विदेशी व्यापार, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कृषि, पशुपालन और विदेशी व्यापार पर निर्भर थे ये। सिक्के नहीं मिले, ठीक है ना, सिक्के नहीं मिले हैं, मोहरे हैं वो, ठीक है ना, सिक्के नहीं मिले हैं। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय कैसे, कि भाई मेरा मोबाइल तू ले ले और तेरी ये चीज मुझे दे दे, ठीक है, मेरी ये चैन, मैं तो खैर पहनता नहीं हूं, लेकिन क्या मेरी ये चैन वगैरह का ये तू ले ले और इसके बदले ये दे दे, ठीक है ना, वो वाला सिस्टम वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेनी, तो वस्तु विनिमय द्वारा चलता था। हल नहीं मिले हैं, क्या गुरु जी और तो बात है खोटी कह रहा हूं, हल तो मिले, अरे मिट्टी के मिले, मिट्टी के कैसे मिलेंगे, खिलौने रूपी, ठीक है ना, मिट्टी के हल से कोई कृषि तो होगी नहीं, लेकिन हल की रेखाएं मिली, कालीबंगा याद आया कि नहीं, जुते हुए खेतों के अवशेष, तो हल की रेखाएं मिली है, हल की रेखाएं जरूर मिली है, हल नहीं मिले हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसी बारीकियों पे तो ध्यान देना होता है, तो बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हम यॉर्कर बॉल का सामना नहीं कर पाते हैं साथियों, ठीक है ना, इसलिए आपको अभ्यास करवाया जाता है। कई जना हल्का में ले कि गुरुजी 51 रुपया में टेस्ट सीरीज देवे या 79 में देवे, तो टेस्ट सीरीज में कोई दम थोड़ी हुई, तो क्या 799 कर दूं, तो क्या हाँ गुरुजी दम तो दम है, 799 कोई ले लियो मतलब टेस्ट में कोई दम है। एक काम अपाऊ कौन वे लेनी हो तो लो, करना है अभ्यास करो, आपका फायदा है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 9 प्रकार की साथियों क्या मिली है, फसलें मिली है, 9 प्रकार की क्या मिली है, फसलें मिली है, जिसमें गेहूं की यदि किस्म देखोगे तो 3 प्रकार की गेहूं की किस्म मिली है, 3 प्रकार की गेहूं की, जौ की 2 प्रकार की किस्में मिली है, ठीक है। रागी के अवशेष नहीं मिले, रागी नहीं, क्योंकि ये पूछा जाता है, रागी नहीं, रागी के अवशेष नहीं मिले हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं, और अपने ये यूनानी जो थे इसको सिंडन कहते थे, कपास को क्या कहते थे, सिंडन। अब कपास है यानी कि सूती वस्त्र मिलेंगे, ठीक है, कपास फिर किस लिए उगाते, कपास है यानी कि सूती वस्त्र के मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी, अब इसमें लॉजिक बहुत सारे होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, आप सीधे सीधे याद करते हो ना, रट्टो मारन बैठ का, गेहूं के 3 जौ के 2 यूं करने, मतलब कौन निकले, समझो इसको, उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको चीज को समझा करो। अब साथियों बात करते हैं पशुपालन की। अब यहाँ पे देखना और ध्यान देने लायक बातें हैं, यहाँ पे पशुपालन में बहुत ध्यान देने लायक और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हो। हड़प्पावासी बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। अब कई जना कहती सर एक गलत लिख लियो, गाय गलत लिखी हो, गाय नहीं थी, कि गाय से तो ये परिचित ही नहीं थे, तो बैल क्या हवा से आया है, गाय से परिचित नहीं थे, कॉमन सेंस तो देखो, तो बैल ने किससे, डायनासोर से हमने जन्म लिया है क्या, बैल ने, बैल को जन्म देने वाली गाय तो होगी ना। ये बात अलग है कि मोहरों पर अंकन गाय का नहीं मिला है, ये समझने वाली चीजें होती है, ठीक है ना। अब जब समझोगे नहीं, सीधे रट्टो मारन ढोको, गाय नहीं मिली, गाय नहीं मिली, गाय, अरे पहले समझो तो सही, तो बैल हवा से थोड़ी आया है, गाय हमारी माता है, बैल हमारे पिता है, दोनों को साथ में तो याद रखना पड़ेगा ना, भूलोगे कैसे। बैल और गाय के मिले, लेकिन देखो गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन मुहरों पर नहीं मिला है, ये बात है सार, ठीक है ना, सार यही है, बाकी सब मोह माया है। यानी कि गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन मुहरों पर नहीं मिला है, बाकी परिचित, ये मतलब इनके, ये पालन इनका करते थे, लेकिन अपन को तो पता कैसे चलेगा, यहाँ से कोई अवशेष मिले उससे ही पता चलेगा, तो अवशेष गाय के कई मोहरों पे मिले ही नहीं थे, गाय से परिचित नहीं थे। अरे डोपोजिम परिचित कौन आके, परिचित तो हा जने बैल आयो ना। घोड़े के अवशेष, ठीक है ना, आप घोड़े के देखो कहां से मिले, घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा से, टेराकोटा मूर्तियां मिली है लोथल और मोहनजोदड़ो के ऊपरी परत से, ठीक है ना, ऊपरी परत से लोथल और मोहनजोदड़ो का ऊपरी जो चरण है ऊपरी, उसमें से मिले हैं टेराकोटा मूर्ति, टेराकोटा यानी ब्रण मूर्तियां होती है, ठीक है। घोड़े के दांत के मिले साथियों राणा गुंडई से, जो बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है, ये घोड़े से संबंधित जो है। ऐसे आपके वो एक और पोर्टुगीज से भी घोड़े के अवशेष मिले, ठीक है, वो भी लिख लेना साथ में। ये हो गया कंप्लीट। अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है। सबसे बड़ा साथियों व्यापारी वर्ग जो था वो शिल्पियों का था, शिल्पियों की बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब संख्या बहुत ज्यादा थी, और होते कंसेरे और कुम्हार का बाहुल्य था, ठीक है, कंसेरे यानी कांसे का काम करने वाले, और कुम्हारों का भी बहुत महत्व था। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेलुहा।
मेसोपोटामिया में मेलुहा, ऋग्वेद में हरियूपिया। ठीक है, ये मेसोपोटामिया के कुछ शहर है। कद जाओ तो देखा जो सूरा उर उम्मा, यहां से मिली है मोहरें। सूरा सुर उम्मा से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली है। ये वहीं का एक शहर है निप्पुर, निप्पुर से मिली है मूर्ति। निप्पुर से क्या मिली है? मूर्ति मिली है। उस्मान, उस्मान से मिले हैं मनके। अब जैसे लोथल, चंद्रो, इनमें से मनके बनाने के कारखाने थे, तो यहाँ पे मिले हैं ये हड़प्पा से। यानी कि हड़प्पा से जो चीजें मिली है वो मेसोपोटामिया के इन शहरों में मिली है। और लोथल में मिली है, लोथल और कालीबंगा से भी मोहरें मिली है। लोथल और कालीबंगा से, अपने लोथल से मिली है बहरीन की मुद्रा मिली है। ठीक है, और कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मिली है। अब ये जो बहरीन है ना, ये बहरीन ब से बिचौलिया का काम करता था, मीडिएटर, बिचौलिया। बहरीन जो है मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में दलाली करता था। यानी कि मतलब यही है अपने मीडिएटर। ठीक है ना, बिचौलिया का काम करते हैं, मध्यस्थता, मतलब व्यापार कैसे करवाना है, एक दूसरे से संपर्क करवाना वगैरह। ये तो ये बहरीन, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, हम देखो गुरु जी यूं कौन पढ़ा हुआ थे, ये तरीका हूं पढ़ाओ, यहाँ कौन पढ़ा हुआ है, ये हम गौरव सिंह घाणेराव पढ़ा है। ये बाबू भैया, ये गौरव सिंह घाणेराव का स्टाइल है यार। ठीक है, चलिए, हड़प्पा में आयात की जाने वाली वस्तुएं थोड़ी सी क्या है, आपको मैं तनाव मुक्त नहीं देखना चाहता, इसलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स करता रहता हूँ बीच में। मैं कह जना नशा पाग हटू, अरे ये तो याद करना। अब जितनी स्लाइडें पड़ी है ना, सारी याद है आपको, सिर्फ नोट्स बना के एक बार रिवीजन करना है बस। ठीक है, फिर बाद में अभ्यास करना, पता चल जाएगा। चांदी और टीन कहां से मंगाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, सिल्वर और ये कहां से मंगाया? अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। ठीक है, तांबा मंगाते थे साथियों राजस्थान, खेतड़ी, झुंझुनू। हाँ, उस समय भी मंगाते थे, राजस्थान की तो बहुत वैल्यू थी उस समय भी। खेतड़ी, झुंझुनू। ठीक है, बलूचिस्तान से मंगाते थे। सोना ईरान, अफगानिस्तान और मुख्यतया आपके कर्नाटक, और कर्नाटक में भी कोलार अभी बहुत चल रही है। एक नन्ना रे नारे, नन्ना रे नारे, ना 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 ना। केजीएफ किस पे बनी हुई पिक्चर है? सोने की खदान पे। यानी कि साउथ की बात हो रही है, कर्नाटक से मंगाते थे, दक्षिणी भारत से मंगाते थे सोना। कभी नहीं भूलोगे कर्नाटक। अब आप आज के बाद आपके स्थायी हो गया। क्यों, कैसे स्थायी हुआ? नन्ना रे नारे, नन्ना रे नारे, ना 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 रे। कई जनों के मोबाइल की ये मतलब रिंगटोन बनी थी ये, और आज भी बहुत लोग बनाते हैं इस पे। थोड़ा बहुत मतलब नए कपड़े वगैरह पहन लिए, थोड़ी मूछे ऊंचे बढ़ गई भी के बाद में बना दे वीडियो, नन्ना रे करता रहे। ठीक है ना। लाजपत मणि जो है साथियों, बदख्शां अफगानिस्तान से मंगाते थे लाजपत मणि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिरोजा मंगाते थे ईरान से, गोमेद मंगाते थे सौराष्ट्र से, सीसा मंगाते थे राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान से, और सेलखड़ी स्टेटाइट मंगाते थे बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। मुख्य कुछ है जो आपको सीधे याद रखना है। यहां से प्रश्न बनता है, मिलान वाला प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए अब साथियों और बात करें। हड़प्पा वासी जो थे शांति प्रिय थे। ठीक है ना, धाको को ज्यादा नहीं करता। क्या ध्यान पड़ियो कि शांति प्रिय, हथियार नहीं मिले, हथियार वगैरह ऐसे नहीं मिले है, हॉकी ने बंदूकान तलवारान ए नहीं मिली, तो यानी शांति प्रिय थे। झगड़ा काम पड़ते ही कौन है, थाप ठोके काम चला देता, क्यों ज्यादा झगड़ा होता थाप घुमा ठोक देता, बाकी हथियार चलाने और काम नहीं पड़ता। ठीक है, तो शांति प्रिय है। अब थाप घुमा ठोके तो शांति प्रिय है ना, नहीं तो सीधा धारिया आर्या काटे तो भैया अशांति प्रिय। ठीक है, दास प्रथा थी, सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। आप देखो सिंडन यानी कपास का सबसे पहले उल्लेख मिला, सूती वस्त्र। ठीक है, मनोरंजन का साधन पासा वो बांजे वो वाला, ठीक है ना, चौपड़ वगैरह वो, तो ये पासा खेलते थे। मुर्गों की लड़ाई कराते थे, है फ्री घना बी टाइम टीवी देखना ये कौन, तो मुर्गों की लड़ाइयां कराते वगैरह, ऐसे जो है ये टाइम पास करते थे। ठीक है ना, मनोरंजन क्यों किया जाता है? टाइम पास करने के लिए, टाइम को पास करने के लिए मनोरंजन के साधन है। ठीक है, अब देखो अंतिम संस्कार साथियों, अंतिम संस्कार कैसे होते थे? समाधिकरण, आंतरिक समाधिकरण और दाह संस्कार। अब दाह संस्कार तो सभी को पता है, मुखाग्नि देनी है, अग्नि से अग्नि संस्कार करना है। ठीक है, समाधिकरण में क्या होता है? खाने पीने की सभी वस्तुओं के साथ में सिर को उत्तर में करके पैर को दक्षिण में करके दफना दिया जाता था सब। ये है समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण क्या है? पहले शव को छोड़ते थे जंगल में,
पशु पक्षी जानवर वगैरह जितने भी खा लेते थे, उसके बाद में बचे हुए अवशेषों को लाकर फिर दफना दिया जाता था। ये था आंशिक समाधिकरण। तो 3 तरह के उल्लेख मिलते हैं, कलश समाधान भी मिले हैं, फिर युगल समाधियां भी मिली है, और रोपड़ से आपके वो कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष भी मिले हैं, कहीं बकरों के साथ दफनाने के अवशेष भी मिले हैं, यानी जो उनके प्रिय होंगे ना, टॉमी मॉमी जो जब उसके प्रिय थे तो उनके साथ में दफनाने के अवशेष मिले, ठीक है ना। कुत्ता तो देखो उस समय से भी है ना, वफादार रहा है, अभी भी वफादार रहता है, वो उस समय से रहा है, ठीक है। देखो मैं तो याद ऐसे ही करता हूँ, मुझे याद ऐसे हो जाते हैं जल्दी, मैं उसको जो है कोई भी चीज होती है ना, उसको प्रैक्टिकली जोड़ता हूँ, तो वो मेरे तो एक तो लोड नहीं पड़ता है ऊपर, दूसरा क्या है, याद आराम से होता है, दूसरा लोड ले लेना हालत खराब कर दे खुद ही है, शरीर रो भी पानी कर दे और याद नहीं रो नहीं, बहुत बड़ी बात है। हड़प्पा सभ्यता का पतन साथियों साहनी के अनुसार भौतिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन के कारण जो है इन्हें इनका यहाँ पे भूतात्विक परिवर्तन भी कह सकते हो इसको, भौतिक परिवर्तन, इसके विनाश का कारण यह है। मार्शल भाई साहब कहते हैं कि बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, भी में यह सब खत्म हुआ, ठीक। कैनेडी कहते हैं KUR कैनेडी, ठीक है ना, KUR कैनेडी कहते हैं नहीं भाई साहब यहाँ पे मलेरिया फैला था, भयंकर वाला प्राकृतिक आपदा थी, बहुत ही भयंकर मलेरिया फैला था। अब मलेरिया कैसे फैलेगा, नालियां ढकी हुई थी, इतना मच्छर वगैरह थे नहीं, स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत ही सजग थे, लेकिन कहा है प्राकृतिक आपदा। गार्डन चाइल्ड और हिलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण के बाद में अपन देखते हैं वैदिक सभ्यता पनपी है, तो आर्यों के आक्रमण, तो आर्यों ने इनको मार दिया, क्योंकि ये तो बेचारे शांति प्रिय थे और आर्य तो तलवारबाजी वगैरह सब शस्त्र शास्त्र सब जान रखते थे, तो उन्होंने मार दिए। स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, इसको याद रखने के लिए जस्ट चील, ठीक है, जलवायु परिवर्तन स्टाइन। फेयर सर्विस कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन, देखो गांवों में सर्विस फेयर होती है, अभी बताया था, लेकिन आजकल देखो सब जगह गांवों में भी अब पेड़ वगैरह काटने लग गए, तो पारिस्थितिकी असंतुलन बन गया है, ठीक है। तो फेयर सर्विस कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण ये सभी जो है विनाश इनका हुआ और पतन इस तरीके से हुआ है। देखो प्रारंभ से लेकर पतन तक लेकर आया हूं आपको, और साथ ही साथ जितनी मतलब जहां जहां से सवाल आते हैं आप देखोगे कि लगभग पूरी हड़प्पा संस्कृति को अपन ने कवर करने की कोशिश की है, काफी सारी कवर हो गई है आपकी। अब जो इसमें बचा है ना साथियों, एक तो देखो आपको हड़प्पा स्थल के सब खोजकर्ता, सन और उनके किनारे जो नदी के किनारे जो स्थल है वो याद करना है, और उनके अंदर क्या क्या मिले हैं ये याद करना है। तो मेरे ख्याल से आप ये कर लोगे, और यदि आपको लगता है कि नहीं उसकी सर क्लास देनी चाहिए तो बता देना कमेंट करके, मेरा क्या है मैं दे दूंगा क्लास। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जैसे जल्दी से आपके जितना रिवीजन हो जाए, जो आप अपने स्तर पे कर सकते हो वो करना ही है। इसके अलावा कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपको वन लाइनर दी जाए, लेकिन जितना एफर्ट उसमें दिया गया उतनी मतलब बहुत एफर्ट बहुत सारा लगा है साथियों, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसको समय पर दे नहीं पाए। मुझे एक्चुअली यदि सही बात बताऊं आपको, कुछ बिल्कुल भी कुछ छुपा कर नहीं खोल कर, मुझे 5 जून को यह किताब आपको देनी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कोई बीमार हो गए, कोई क्या हुआ, कोई सारी परिस्थितियां, तो वो थोड़ी सी हो गई डिले। इसके अलावा पूरा काम हुआ हमारी फाइल करप्ट हो गई, मेन दिक्कत ये हुई पूरी उसमें, मतलब यूं समझ लो डबल मेहनत पड़ी, वो वापस से पूरी मतलब अब लिखा हुआ देखो मैंने तो पूरा लिख दिया था, अब उसके बाद में एडिटिंग वगैरह जो भी होती है, फाइल पूरी करप्ट हो गई, अब उसमें एडिटिंग फिर से मतलब वापस एडिटिंग करनी है वापस, अब वो जो है युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन निकल रहे हैं, करें क्या। कोशिश यही है कि 1 महीने से पहले आपको दे दिया जाए, क्योंकि वो तो रैपिड रिवीजन की तरीके से है और आप काफी सारा पढ़ ही रहे हो। वैसे जब भी हाथ में आएगी वो आपके काम की जरूर साबित होगी, लेकिन जो मैं चाहता था वो साथियों नहीं हो पाया। इसके लिए अब कर भी क्या सकता हूं, इसलिए कहता हूं कि बहुत कुछ करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन परिस्थितियां जो है वो और ईश्वर थोड़ी परीक्षा कम ले, बस यही है। बाकी आप लोगों के लिए मैं क्लासेस में जान डाल रहा हूं, आपको टेस्ट सीरीज में जान डाल के दी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। टेक्निकल टीम आपके मतलब आपके लिए 1-2 बजे तक काम करती है टेक्निकल टीम। कई विद्यार्थियों के 12 बजे 1 बजे भी यदि मैसेज आ जाते हैं उनको भी तुरंत रिप्लाई दे दिया जाता है। बस इससे ज्यादा तो अब क्या करेंगे साथियों, आप खुद बताओ, जबकि आना जाना कुछ है नहीं। यदि यही हम 500, 700, 1000 रुपए फीस रख ली होती ना इसकी, तो फिर ये भी मान लेते कि हाँ चलो कमा रहे हैं, लेकिन ये तो बस वही है। लेकिन सेवा को भी जो समझे ना तब तो मजा आए कि हाँ वास्तव में विद्यार्थी समझ रहे हैं, लेकिन वो तो वही
चट्टे के जैसा बट्टा है तो फिर बात वही है, लेकिन मुझे जो प्रयास करना है, मेरी टीम को जो करना है वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि 5% नहीं समझने वाले होंगे, लेकिन 95% विद्यार्थी वही जुड़े हुए हैं मुझसे जो मुझे समझते हैं और उनको पता है कि क्या चीज मिल रही है, क्यों वो पेड कोर्स लेके बैठ चुके हैं, उसके बाद में भी वो ये क्लास बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। तो फिर कहीं ना कहीं देखो एफर्ट तो है जब आप लोग जोड़ते हो इतने। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।